हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम 9th क्लास की एनसीईआरटी हिंदी देखने जा रहे हैं। इसका आज हम संपूर्ण गद्यखंड देख लेंगे। 10th क्लास की एनसीईआरटी 2 पार्टों में ऑलरेडी डाली जा चुकी है। काव्यखंड का एक पार्ट है और गद्यखंड का एक पार्ट है, जो लगभग 20-20 मिनट में दोनों करवा रखे हैं। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो भी देख लें। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है अस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से 9th 10th क्लास के उनके लिए भी, और साथ ही इम्पोर्टेंट है केवीएस के लिए भी। तो जो पहला पार्ट है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है और ये है दो बैलों की कथा। तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं पढ़ के सुना रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीडियो डाल रखी है चैनल के ऊपर, जो बहुत डिटेल में है। उसमें सारी इसके प्रेमचंद जी से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो सीधा हम करते हैं पाठ का सारांश शुरू। दो बैलों की कथा की गणना प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में की जाती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में जो पशुओं के साथ भावात्मक संबंध होते हैं उसका वर्णन किया है। उन्होंने ये ना प्रतीकात्मक रूप से लिखा है। हीरा और मोती नाम के दो सीधे साधे बैल हैं जो सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। वे आज़ादी के लिए बार बार संघर्ष करते हैं और अंत में उसे पा लेते हैं। इस तरह से परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी। अच्छा, मैं बताती हूँ, ये मेरे से केवीएस के इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि इस कहानी का क्या है ये कहानी परोक्ष रूप से। तो इसमें है ना, हम पढ़ेंगे तो इसमें एक तो सीधी सीधी बैलों की कथा दी गई है, लेकिन प्रेमचंद जी इसमें क्या कहना चाहते हैं वो हमें दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से बैलों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया और अंत में उसे पा लिया। तो देखते हैं इसमें क्या है। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। उसके यही गुण उसे ऋषि मुनियों से की श्रेणी में ला देते हैं। तो गधे का कौन सा गुण उन्हें ऋषि मुनियों की श्रेणी में ला देता है? तो सीधापन और सहनशीलता। इसके लिए लाभ हानि सुख दुख सब कुछ बराबर है। सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में असभ्य और बुद्धिहीन समझा जाता था। गधे से कुछ कम सीधा है उसका भाई, जिसे बैल के नाम से जाना जाता है, परंतु यह भी कभी कभी अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इस कारण से इसका स्थान गधे से कुछ ऊपर है। जूरी काछी के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। पछाई जाति के दोनों बैल ऊंचे डील डोल वाले, दिखने में सुंदर और चौकस थे। तो बैलों के नाम देखो, हीरा और मोती थे। और कौन सी जाति के थे? पछाई के। किसके थे ये? जूरी के थे। तो ऐसे आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते जाएंगे। दोनों बैलों में इतनी घनिष्ठता थी कि एक दूसरे के मन की बातों का अनुमान लगा लेते थे। वे साथ खाते थे, साथ ही खेलते थे, एक दूसरे से सींग मिलाते थे। एक दूसरे का काम जब होता था तो सोचते थे कि मैं ज़्यादा बोझ उठा लूँ, ऐसी उनके अंदर भावना रहती थी। दिन भर काम करके बाद में शाम को एक दूसरे को सूंघ कर दोनों एक साथ ही नाद में मुंह डालते थे और एक साथ ही उठाते थे। जैसे वो खाना शुरू करते थे ना, एक ने पहले खा लिया तो दूसरा भी छोड़ देता था। ये भी उनकी बात थी कि मतलब एक ही साथ खाना खत्म करते थे दोनों। संयोग की बात है कि जूरी ने दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों ने समझा कि उन्हें बेच दिया गया है, यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। जूरी का एक साला था गया नाम का, वो उनको लेने आता है तो वो भेज देते हैं। तो बैलों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बेच दिया गया, वो ऐसा सोच रहे थे। उन्हें ले जाकर जूरी के साले ने उन्हें परेशान किया। गया उन्हें आगे को खींचता तो पीछे को बल लगाते। गया के घर में नई जगह, नए लोग उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे। रात को सब सो गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर लगाकर मजबूत पगहे तोड़कर प्रातः काल तक वापिस जूरी के घर आ गए। जूरी ने चरनी पर जब बैलों को देखा तो दोनों को गले में घेराव, कीचड़ में सने पैर और आंखों में विद्रोह में सने देखकर जूरी उनके गले लग गया। उनको देखते ही समझ में आ गया था कि ये भाई पैरों में इसके कीचड़ लगा हुआ है और ये अपना रस्सा भी इनके गले में ही है। तो फिर भी उन्हें लगा कि देखो कितना प्रेम है, ये वापस आ गए तो उन्हें गले लगा लेता है। गांव के लड़कों ने भी उनका स्वागत किया और अपने अपने घर से रोटियां गुड़ आदि लाकर बैलों को खिलाया। बैलों का यूं भागकर चले जाना जूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। उसने बैलों को खली चूनी चोकर खिलाने से मना कर दिया। जूरी ने सूखे भूसे में नौकर से खली डालने को कहा तो उसकी पत्नी मना कर देती है नौकर से कि नहीं, इनको खली मत डालना। दूसरे दिन जूरी का साला
गया दोबारा आता उन बैलों को लेने, और इस बार वो गाड़ी में जोत के और मोटी मोटी रस्सियों से बांध कर उन्हें ले जाता और ले जाकर सूखा भूसा डालता है। दोनों बैलों ने को लगा कि ये तो हमारा अपमान कर रहा है, तो उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। वह हीरा की नाक पर डंडे बरसाने लगा। यह देख मोती आग बबूला हो गया और हल लेकर भागा, जिससे हल, रस्सी, जोत, जुआ सब टूट गए। दोनों के गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो पकड़ में न आते। गया गांव के 2 आदमियों के साथ दौड़ा। उनके हाथ में लाठियां थी। मोती ने उनका मुकाबला करना चाहा। हीरा ने उन्हें शांत कर दिया। दोनों आदमियों ने हीरा मोती को पकड़ लिया और घर ले गए। रात के समय फिर से उन्हें सूखा भूसा डाला गया तो लोग भोजन करने लगे। उसी समय गया कि एक छोटी सी बेटी थी जो 2 रोटियां लेकर आती है और दोनों के मुंह में एक एक दे देती है। यह प्रतिदिन का नियम बन गया। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को लड़की उन्हें 2 रोटी खिला देती। वे भी जान चुके थे कि ये भैरों की लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उसे सताती है। यह जानकर मोती ने हीरा से उस सौतेली माँ को सींग से फेंक देने की बात कही तो लड़की का स्नेह उन्हें रोक देता था। एक दिन लड़की ने दोनों की रस्सियां खोल दी। देखो यहाँ पे एक बात और होती है, जब वो कहता ना कि इसकी माँ को उठा के फेंक देते हैं, तो हीरा कहता कि नहीं, औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो ये बात भी इसमें पूछी जाती है। हीरा मोती आगे आगे और गया पीछे पीछे। वह गांव वालों को लेने के लिए वापिस आया। तब तक दोनों भागने का मौका मिल गया और भाग गए, लेकिन बाद में रास्ता भटक गए। नए नए गांव आने लगे, नए नए खेत आने लगे। दोनों भूख से व्याकुल होकर एक मटर के खेत में गए और मटर खाने लगे। अचानक उनके सामने एक बड़ा सा सांड आ गया। उससे भिड़ने को मन तो नहीं था, लेकिन डर रहे थे कि फिर दोनों ने मिलकर उसका सामना किया तो भाग जाता है। तो इसके बाद वो सांड से तो बच गए। सांड बेदम होकर गिर पड़ा और उन दोनों को छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में फिर घुस गए। अभी 2-4 ही ग्रास खाए थे कि खेत की रखवाली करने वालों ने उन्हें देख लिया और मेड़ पर खड़ा हीरा निकल गया, लेकिन मोती सींचे खेत में था, वह भाग न सका। हीरा भी लौट आया। देखो, हीरा भाग सकता था, लेकिन वो उसके प्रेम में वापस लौट आता। दोनों पकड़े गए और कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस एक जगह है जहाँ पे आवारा पशुओं को इकट्ठा किया जाता है। दोनों के जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। खाने को भी कुछ नहीं मिला। इससे तो गया ही अच्छा था, ऐसा वो सोच रहे थे। यहाँ पे कई भैंस, बकरी, घोड़े सब थे, लेकिन किसी के सामने चारा नहीं था। सारे इंतजार कर रहे थे चारा का, लेकिन चारा कोई नहीं लेके आया। सबने मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। दोनों वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगे। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने आया। उसने हीरा को ऐसा करते देखा और डंडे से मारा, मोटी रस्सी से बांध दिया। इतना होने पर भी दोनों ने दीवार गिराना जारी रखा। ये देखो, भारतीयों का संघर्ष भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि उस समय देश गुलाम था ना, तो किस प्रकार से यातना सहनी पड़ती थी। और साथ ही साथ हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, वो संघर्ष करते रहते थे। तो ये जो थे प्रेमचंद, इन्होंने सोजे वतन लिखा था इसके ऊपर, तो वो तो उन्होंने जब्त कर लिया था। तो ये प्रेमचंद नाम से इस प्रकार से रचना करने लग गए थे फिर, कि समझने वाला समझ जाए, और अप्रत्यक्ष रूप से ये देश को आजाद कराने की भावना दिखा रहे थे इन 2 बैलों के माध्यम से। 2 घंटे के बाद जो दीवार गिर जाती है, पहले 3 घोड़ियां, फिर कुछ बकरियां और बाद में भैंस भी भाग जाती है। अब गधे खड़े ही रह गए। गधे नहीं भागना चाहते थे, तो जबरदस्ती सींग मार के वो गधों को भगाते हैं, क्योंकि गधे बहुत बेवकूफ किस्म के होते हैं ना। वो कह रहे कि फिर से पकड़े जाएंगे, हम नहीं जा रहे, तो वो दोनों बैल उन्हें भगाते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के पड़े रहे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। दोनों खुद क्यों नहीं भागे? उनमें से एक को मोटे रस्से से बांध दिया था ना, तो दूसरा उसको छोड़ के नहीं भाग रहा था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 आदमी एकत्र हो गए। दोनों को निकाला गया। अब ऐसे मरियल बैलों का कोई खरीदार नहीं था। भूखे मर के वो बिल्कुल कमजोर हो गए थे। अचानक एक डडियल, जिसकी आंखें लाल, मुद्रा कठोर, आया और उनके कुल्लों में उंगली गोद कर देखने लगा। यह देखकर दोनों अंतर्ज्ञान से कांप उठे।
नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। डर के मारे हीरा और मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे, क्योंकि जरा सी चाल कम होते ही डंडा मार देता था। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें लेकर गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव आने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता गायब होने लगी। उन्हें अपना खेत और कुआं उन्होंने पहचान लिया। अपना घर निकट आते ही तेजी से भागे और अपने ठाण पर जाकर रुके। उन्हें यूं आया देखकर जूरी ने बारी बारी उन्हें गले लगाया। अब डडियल आदमी भी वहां पे पहुंच जाता और उनकी रस्सियां पकड़ लेता। यह देख जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। इस पर डडियल ने कहा, तुम्हारे कैसे? मैंने इन्हें मवेशी खाने से नीलाम करके मैं इन्हें लाया हूँ। यह कहकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। डडियल डर के मारे भागने लगा। यह देख मोती डडियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव के बाहर खदेड़ दिया। अंत में हार कर डडियल चला जाता। थोड़ी ही देर बाद जूरी ने नाद में खली, चुन्नी, चोकर, दाना भर दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए और गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने भी दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से ये प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा के माध्यम से संघर्ष दिखाया है। आगे देखते हैं हम अगला चैप्टर है लासा की ओर, जिसे लिखा राहुल सांकृत्यायन ने। तो इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के पंधा गांव में 1893 में हुआ था। इनका मूल नाम बार बार पूछा जाता है। इनका मूल नाम था केदार पांडे। तो ये देख लो, श्रीलंका में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे 1930 में। और ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बत, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने काफ़ी सारी रचना की। इनके यात्रा वृत्तांत ज़्यादा आते हैं। इनकी यात्रा है ना, ये मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में है। और ये इन्होंने लिखा है राहुल यात्रावली, घुमक्कड़ शास्त्र, किन्नर के देश में यात्रा के पन्ने। तो इस प्रकार से इनकी हम देख लेते हैं अब रचना। ये पाठ का सारांश देख लेते हैं। लासा की ओर क्लास 9th में इनका लगा हुआ है। लासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। कौन सी यात्रा से? तिब्बत की यात्रा से। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए वह भिखारी का वेश बना के छद्म वेश में वहां पे जाते हैं। लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन इसमें मिलता है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक रोचक जानकारियां मिलती हैं। लेखक ने अपने तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फेरी क्लिंगफोर्ड का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। यहाँ पे जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिसमें चीनी सेना रहती थी। तिब्बत के ऊपर चीनी सेना ने ऊपर रखा ना अभी भी, तो उस समय भी चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे एक अपरित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ दे। उन्हें यहाँ पे जाति पाति, ये उस समय की बात हो रही ना, अब तो अपने यहाँ भी जाति पाति कम हो गई, लेकिन जब लेखक ने लिखा तो अपने देश में बहुत ज़्यादा जाति पाति थी। वहाँ पे इतनी नहीं थी, ना जाति पाति थी, ना छुआछूत थी, ना पर्दा प्रथा थी। एक ऊपर था, वहाँ पे नहीं थी। लोग अपने घरों को खुला रखते थे। यहाँ की बहुएं उनकी सास यात्रियों तथा अपरिचितों को चाय बनाकर दे देती थी। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते थे। तो इसमें से है ना, बीच में से तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर भी अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मेन यही पूछा जा सकता कि लासा की ओर रचना किसकी है। तो ये देख लिया हमने। अब हम अगला देखते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसे लिखा है जी श्यामाचरण दुबे ने। श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से PhD की थी और विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य भी किया था। इनकी साहित्यिक रचना देख लेते हैं। श्यामाचरण दुबे ने लेखन में जीवन, समाज, संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर विश्लेषण एवं तार्किक स्पष्टता दिखलाई है। उन्होंने भारतीय जनजाति तथा ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित अनेक लेख लिखे हैं। ये आप पढ़ लेना। यहाँ से
हम देखते हैं पाठ का सारांश। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध, ये निबंध है, विधा पूछी जा सकती है तो ये क्या निबंध, और इससे पहले वाली क्या थी, यात्रा वृत्तांत, और दो बैलों की कथा क्या है, कहानी। तो यहाँ विधा से भी प्रश्न बनता है। इसमें समाज में उस वास्तविकता को हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसके कारण हम वस्तुओं के गुण दोष पर विचार किए बिना खरीद लेते हैं। आज हम वस्तुओं की विज्ञापित गुणों से भ्रमित होकर तथा उनकी चमक दमक देखकर उन्हें खरीदते हैं। आज संपन्न तथा अभिजात वर्ग द्वारा अपनाई जा रही जीवन शैली से प्रभावित होकर सामान्य मनुष्य भी उन्हें पाने का प्रयास करता है। यह उपभोक्तावाद का प्रभाव है जिससे दिखावे की प्रवृत्ति हम पर हावी होने लगती है। दिखावे की इस संस्कृति के फलस्वरूप सामाजिक विषमता तथा अशांति बढ़ती है। देखो, चाहे किसी के पास हो ना हो, फिर भी लोग उधार लेके भी अच्छा घर बनाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा खाना है, अच्छी जगह घूमने जाना है, तो ये एक दूसरे के देखा देखी में और कुछ विज्ञापनों का प्रभाव के कारण ऐसा होता जा रहा है। तो वही इसमें बताया गया है। लेखक का मानना है कि उपभोक्तावाद के प्रभाव स्वरूप धीरे धीरे हमारे जीवन शैली बदल रही है। एक नई जीवन शैली के साथ एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन अपना प्रभुत्व जमाता जा रहा है। चारों ओर उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। यह सब कुछ हमारे भोग और सुख के लिए है। आज उपभोग ही सुख है। आज के समय में उपभोग को क्या माना जाता है कि यही सुख है। जितनी ज्यादा हमारे पास सुख सुविधा होंगी उतने ही हम जितनी ज्यादा मशीनरी होंगी उतनी ही हम सुखी होंगे। गाड़ी होनी चाहिए, सारे काम मशीनों से बनने चाहिए। तो इस प्रकार से यही सुख की परिभाषा हो गई। जाने अनजाने में हमारा चरित्र भी इससे प्रभावित हो रहा है और हम भी उत्पाद के वशीभूत होते जा रहे हैं। आज बाजार में हर और विलासिता की सामग्री लुभा रही हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं में टूथपेस्ट को ही ले लो, अलग अलग खूबियां बतलाकर उपभोक्ता को लुभाने में तुले हुए हैं। एक टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है, दूसरा दुर्गंध हटाता है, तीसरा पूर्ण सुरक्षा देता है। किसी का मैजिक फार्मूला है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया है। पेस्ट के साथ ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, माउथ वॉश भी होना चाहिए। इनकी सूची लंबी होने के साथ साथ इनका बिल भी बढ़ता जाता है। लोग इन वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं जिसका अधिकाधिक विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार किया जाता है। टूथब्रश या सौंदर्य प्रसाधन सभी विज्ञापन द्वारा अपनी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। तो ये हमने देख लिया, ये दोबारा रिपीट हो गया। आज बाजार में अनेक साबुन उपलब्ध हैं। ये शरीर को साफ करने के साथ साथ खुशबू भी लाने का काम करता है। किसी में गंगा जल मिला हुआ है, कोई परफ्यूम जैसा है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजें जो विज्ञापन के सहारे हमें अपने ऊपर जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती जा रही हैं। तो यही चीजें इसमें बताई गई। उपभोक्तावाद के प्रचार प्रसार के कारण सामंती संस्कृति है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी थे पर आज सामंत बदल गए हैं। हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का अवमूल्यन आस्थाओं का शरण हुआ है। हम बौद्धिक दासता से शिकार होकर पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंधीकरण कर रहे हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता कमजोर पड़ती जा रही है। हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। देखो, हम पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे ऊपर कितना होता जा रहा है। कपड़ों में ही देख लो, आजकल के कपड़े सारे पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करने लगे हैं। सभी लड़कियां पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहनने लगे और जबकि उधर के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। विदेशों में आजकल साड़ी का प्रचलन आ रहा है और हमारे यहाँ पे अनेक प्रकार के शॉर्ट फटी जीन्स ये सब पहन के बच्चे घूमते हैं। विज्ञापन और प्रचार प्रसार की शक्तियां हमें अपने वश में कर रही हैं। इस सांस्कृतिक फैलाव का परिणाम गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे हमारी संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता न तो अंतर्राष्ट्रीय आलू के चिप्स और न ही बहुविज्ञापित शीतल पेय से सुधरती है। आधुनिक पिज्जा और बर्गर अंततः कूड़ा खाद्य ही है। इन सब से समाज में अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ रही है। सामाजिक संस्कारों की कमी आ रही है। इससे आक्रोश और अशांति पनपती जा रही है। विकास का विराट उद्देश्य नष्ट हो रहा है। मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक मापदंड है वो कमजोर पड़ रहे हैं। मनुष्य व्यक्ति केंद्रित हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर भारी पड़ रहा है। भोग की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। गांधी जी का कहना था कि हम बुनियाद को कायम रखकर स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अपनाएं। तो उपभोक्तावाद हमारी सामाजिक नींव को हिला रहा है जो हमारे भविष्य के लिए खतरा है। अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 जो सांवले सपनों की याद है। ये जाबिर हुसैन का है। तो इनका जीवन परिचय देख लेना पॉज करके। हम इसका पाठ का सारांश देख लेते हैं।
सावले सपनों की आज जाबिर हुसैन द्वारा लिखित समस्मरण है। विधा पूछी जाए तो क्या है? समस्मरण है, जो प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सलीम अली को समर्पित है। यह समस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। सुनहरे पक्षियों की पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड सवार है। एक झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सलीम अली हैं। उनके कंधे पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हुए हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे वन पक्षी की तरह विलीन हो गए हैं, जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सलीम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में इनके मधुर संगीत को कोई अनुभव नहीं कर पाते। तो सलीम अली को पक्षियों से बहुत प्यार था। ये उन्हीं के बारे में लिखा गया है, तो हम देख लेते हैं। ये लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में आकर अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की थी, कब मधुर स्वर में बंसी बजाई थी। लेकिन ये सब आज भी जो सब यमुना का सांवला पानी उसको देख के याद आता है। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहते थे। सलीम अली प्रसिद्ध बर्ड वाचर थे। एकांत के क्षणों में प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाया था। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान की हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। उनकी चिंता देख मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई थी। आज न चरण सिंह जिंदा हैं और न ही सालिम अली। ऐसे में प्रकृति और पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ अ स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा, तो फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इस तरह से लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। तो किससे तुलना की गई है इनकी तुलना की गई है D.H. लॉरेंस से। तो ये भी पूछा जा सकता है। बचपन के दिनों में इनकी एयर गन से घायल होकर एक गोरैया गिर गई थी, जिसके कारण जीवन भर नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ये चले जाते हैं। उसी दिन से वे पक्षियों के विषय में रुचि लेने लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयां छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। सालिम अली जीवन भर भ्रमणशील रहे। उनकी यायावरी देखकर लगता है कि वे भी पक्षियों की खोज में निकले हैं। कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाए जानकारी लेकर वापस आ गए। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? तो ये लिखा है सालिम अली जो प्रसिद्ध पक्षी मनोवैज्ञानिक थे उनके ऊपर। तो ये हमने देख लिया। अगली रचना देख लेते, प्रेमचंद के फटे जूते। कई बार कन्फ्यूजन होता है प्रेमचंद के फटे जूते देखते ही कि ये प्रेमचंद ने लिखा, लेकिन नहीं, इन्हें लिखा हरिशंकर। ये जो रचना ये हरिशंकर परसाई की है और ये एक व्यंग्य लिखा है। तो प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जनपद के जमानी गांव में हुआ था। इनकी कहानी संग्रह है हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास इनका रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। निबंध भी देख लेते हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे
बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में। ये इनकी निबंध संग्रह। व्यंग्य संग्रह देख लेते हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बार बार पूछा जाता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है, और विकलांग सरदा का दौर, ये भी इनकी व्यंग्य संग्रह है। अब ये पाठ का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से जहाँ एक और प्रेमचंद का सादगीपूर्ण जो छवि है वो प्रस्तुत की है, तो दूसरी ओर स्वार्थ, प्रस्ताव, सर्वाधिता और दिखावटीपन, दोगलेपन, चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते उनके जूतों की हालत ऐसी हो गई है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद के जूते फटे हुए हैं। लेखक के सामने प्रेमचंद की एक फोटो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे धोती कुर्ता पहने हुए हैं, सिर पे टोपी लगाए हुए हैं, कनपट्टी चिपकी हुई, गालों पर हड्डियां उभरी हुई और चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के जूते पहने हुए हैं और उनके जो बंद है उनकी लोहे की पत्ती निकली हुई है। उन्हें किसी तरह से बांध रखा है। बाएं पैर का जूता फटा है, उसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि उनकी फोटो की पोशाक ये है तो उनकी रोजमर्रा की पोशाक कैसी होगी, क्योंकि जब आदमी फोटो खिंचाता है तो वो अच्छे ही कपड़े पहनता है, तो उसमें भी फटे हुए जूते हैं तो आम जिंदगी में वो कैसे पहनते होंगे। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई झेप नहीं है, क्योंकि उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास और व्यंग्य छिपा है। ऐसा लगता है कि फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं थे, पत्नी के आग्रह को टाल भी नहीं सके होंगे, इसलिए अच्छा कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके कलेश को भीतर से महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचाने के लिए जूते, कोट, यहाँ तक कि दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचाते ताकि फोटो से खुशबू आए। गंदे से गंदा आदमी भी अच्छी फोटो खिंचाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती हो गई है। जब उन्होंने यह फोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नाम से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में ऐसे जूते पहने हुए हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करता है और कहता है कि देखो मेरा जूता भी घिस गया है, लेकिन मेरा जूता नीचे से घिसा है, जिसके कारण मेरा पैर तो लहूलुहान हो जाता है, लेकिन ऊपर से मेरा जो जूता है ना वो अच्छा दिखता है, ऊपर से नहीं फटा हुआ है। तो इससे क्या दिखा रहे हैं वो कि आजकल जो है जिंदगी वो ऐसी हो गई है कि अंदर से तो खोखली, लेकिन ऊपर से उसके ऊपर आवरण सा रहता है। तो अपने जूते से कंपैरिजन भी करते हैं, क्योंकि लेखक का खुद का जूता भी नीचे से फटा हुआ लेकिन ऊपर से अच्छा है। आगे हम देखते हैं। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का जूता आखिर फटा कैसे, क्योंकि बनी के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटते होंगे, या फिर किसी कठोर चीज को ठोकर मारते मारते जूता फट गया होगा। तुम रास्ते के टीले या उस कठोर चीज से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी था। वही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी। जो इनकी एक गोदान उपन्यास लिखा ना प्रेमचंद ने, तो उसमें होरी है, तो होरी भी नेम धर्म से चलने वाला था, तो उसी से कंपैरिजन किया गया कि तुम्हारी भी होरी की तरह ही स्थिति है जो होरी को ले डूबी थी। लेखक अनुमान लगाता है कि तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से नहीं पैर की उंगली से इशारा करते होगे। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो लेकिन पाँव तो बच गया। जिनका तलवा घिस गया वे चलेंगे कैसे। मैं तुम्हारी इस मुस्कान को समझ रहा हूँ। तो ये एक व्यंग्य है जिसे लिखा हरिशंकर परसाई ने। अब हम देख लेते हैं अपना 7वां चैप्टर, ये मेरे बचपन के दिन, जिसे लिखा महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा छायावाद के 4 पिलरों में से एक है और इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में इनका जन्म हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुआ था।
12 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह हो जाता है और ये गृहस्थ जीवन में तो नहीं रही थी, ये अकेली इन्होंने जीवन यापन किया था। इन्हें पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और 1987 में इनका देहांत हो जाता है। इनकी रचना देख लेते हैं। गद्य रचना इनकी पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़ियां। काव्य रचना देख लेते, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। तो अब हम पाठ का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत पाठ मेरे बचपन के दिन में उस समय की स्मृतियों का सजीव चित्रण है जब वे अपनी सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ विद्यालय में पढ़ा करती थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान भी बहुत अच्छी लेखिका हैं और वो इनकी सीनियर थी। तो उनके साथ जब पढ़ती थी तभी का लिखा ये महादेवी वर्मा छुप छुप के रचना करती थी। तो एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान देख लेती और सबको बताती है कि ये इतनी अच्छी कविता लिखती है। तो महादेवी वर्मा को महादेवी बनाने में सुभद्रा कुमारी चौहान का हाथ है, यही इसमें मेरे बचपन के दिन में उन्होंने बताया है। इसमें उन्होंने लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय में उनके सहपाठी, छात्रावास के जीवन, तत्कालीन सौहार्दपूर्ण वातावरण, आपसी प्रेम भाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण, गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात और कवि सम्मेलनों में अपनी उपलब्धियों का सजीव चित्रण किया है। मेरे बचपन की स्मृतियों को तरोताजा करती हुई लेखिका महादेवी वर्मा कहती है कि अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताजा करती हुई महादेवी वर्मा कहती है कि उनका जन्म कई पीढ़ी के बाद हुआ था। उनके परिवार में 200 वर्षों से किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ था। उससे पहले उस परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। उनके बाबा ने दुर्गा देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप महादेवी का जन्म हुआ था। उनका खूब आदर सत्कार होता था। उन्हें पहले जैसी लड़कियों की स्थिति से नहीं गुजरना पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी, उन्हें हिंदी से लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को पंचतंत्र पढ़ाया। उनके बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। लेखिका ने पंचतंत्र के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ी। उर्दू फारसी में रुचि न होने के कारण लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख रही थी। लेखिका को मिशन स्कूल भेजा गया था। नए वातावरण में उनका मन नहीं लगा। फिर से क्रॉन्थवेट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया। यहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियां आती थी और वे सभी एक साथ मेस में खाना खाती थी। लेखिका को छात्रावास के कमरे में 4 लड़कियों के साथ रहना पड़ा, जिसमें उनकी पहली जो साथी है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो उनसे 2 साल बड़ी है। संयोग से दोनों ही कविता लिखती थी। लेखिका की माँ भी कविता रचना करती थी। वह सवेरे प्रभाती और सायकाल को मीरा के पद गाती थी। यही सुनकर लेखिका ने ब्रज भाषा में लिखना शुरू कर दिया था, परंतु छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान को देखकर खड़ी बोली में लिखने लग गई थी। वह अपनी से सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान से छिपा कर लिखती थी, पर जब उनकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान को मिल गई तो उन्होंने पूरे हॉस्टल में सबको बता दिया। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई और दोनों साथ साथ रचनाएं करने लगी। स्त्री दर्पण पत्रिका में छपने के लिए दे देती थी दोनों। लेखिका यहाँ 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी का सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष का केंद्र बन गया था। यह कवि सम्मेलनों में मैडम के साथ जाती। वहाँ रियोध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि होते। इनके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती और पुरस्कृत होती। एक दिन लेखिका को एक कविता पर चांदी का नकाशीदार सुंदर कटोरा पुरस्कार के रूप में मिला। उस दिन सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलन में नहीं गई थी। लेखिका ने जब सुभद्रा कुमारी चौहान को ये कटोरा दिखाया तो उसने कहा कि इसमें मुझे तुम खीर बनाकर खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। छात्राएं अपने बचाए हुए जेब खर्च को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए देने लग गई। तो लेखिका ने यह कटोरा गांधी जी को दिखाया और उनके मांगने पर उन्हें दे दिया। लेखिका ने यह बात जब सुभद्रा को बताई तो उन्होंने खीर खाने की बात दोहराई, चाहे वह पीतल की कटोरी में ही क्यों न हो। लेखिका को खुशी थी कि बापू को अपना कटोरा दे दिया। छात्रावास के कमरे से सुभद्रा कुमारी के जाने के बाद उसे अपने कमरे में एक मराठी छात्रा जुबेनिसा के साथ रहना पड़ा। वह मराठी मिली जुली हिंदी बोलती थी। उसके परिधान भी मराठी होते थे। उनका मानना था कि मैं मराठी हूँ और मराठी ही बोलूँगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से जो लड़की आती थी
वह वही की भाषा बोलती थी। उस समय हिंदी उर्दू साथ साथ पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में एक साथ खड़े होकर एक साथ प्रार्थना बोलते थे। लेखिका बचपन से यहाँ रहती थी जहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन चुकी थी। बेगम साहिबा को सभी ताई कहते थे। लेखिका तथा उनकी सहेलियों के जन्मदिन वहीं पे मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती थी। वे रक्षाबंधन का त्योहार पूरी रस्म के साथ मनाती थी। मुहर्रम के दिन कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का मनमोहन नाम उन्हीं बेगम साहिबा का दिया हुआ था। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी तथा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। उनका सद्भावनापूर्ण वातावरण आज सपने जैसा लगता है। तात्पर्य है कि लेखिका ने भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उनके घर हिंदी तथा उर्दू बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। लेखिका कहती थी कि वह सपना आज खो गया है। यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो हमने देख लिया ये भी। अब हम अपनी अंतिम रचना देख लेते हैं, एक कुत्ता और एक मैना, जिसे लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरक दुब्बा के छपरा नामक गांव में 1907 में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली था। इनकी रचनाएं हैं जी अशोक के फूल निबंध है इनके, अशोक के फूल, कुटज, प्रवाह विचार, और ये है विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेखा, पुनर्वा, अनामदास का पोथा। आलोचनाएं भी लिखी इन्होंने। हिंदी साहित्य की भूमिका ये पूछा जाता है। सूर साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूरदास और उनका काव्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्यिक का मर्म, भारतीय वाङ्मय साहित्य सहचर। अब हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ एक कुत्ता और एक मैना में पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम का प्रदर्शन है। साथ ही पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार है, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं और उनकी यादों के सारे रविंद्रनाथ की संवेदनशील आंतरिक विराटता तथा सहजता का चित्रण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव ने शांति निकेतन छोड़कर अन्यत्र रहने का विचार बनाया। शायद उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उन्होंने तय किया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहें। उसमें लोहे की घुमावदार सीढ़ी होने के कारण उन्हें तीसरी मंजिल पर बड़ी कठिनाई आ रही थी। कमजोर शरीर वाले रविंद्रनाथ टैगोर के लिए यहाँ जाना संभव न था। छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण लेखक ने सपरिवार गुरुदेव के दर्शन करने का निश्चय किया। लेखक जब उनके पास पहुंचा तो उस समय वे अकेले और प्रसन्नचित्त थे और कुर्सी पर बैठे अस्त होते सूर्य को देख रहे थे। उन्होंने लेखक से कुशल क्षेम प्रश्न पूछे। उसी समय उनका कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आनंदित हो उठा। उन्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वह बिना किसी को बताए 2 मील चलकर यहाँ आ गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता लिखी थी, जिसमें उनकी स्वामी भक्ति का वर्णन है। कविता का भाव यह है कि प्रतिदिन वह भक्त कुत्ता आसन के पास स्तब्ध होकर तब तक बैठा रहता जब तक कि अपने हाथों के स्पर्श से इसका संग नहीं स्वीकारता। इतने मात्र से उसके अंग अंग में आनंद का प्रभाव उठता। यही वह एकमात्र जीव है जो अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। लेखक कहता है कि जब भी वह उस कविता को पढ़ता है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस कुत्ते के ऊपर एक कविता लिखी थी, उसके बारे में यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि जब भी मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरी आंखों के सामने प्रत्यक्ष ये घटना ऐसे लगता है जैसे आंखों के सामने हो रही है।
जब गुरुदेव की चिता भस्म कलकत्ते से आश्रम लाया गया तो कुत्ता अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत भाव से उत्तरायण तक यहाँ गया और चिता भस्म के कलश के पास कुछ देर तक बैठ गया। देखो पक्ष जो कुत्ता का इसमें दिखाया गया कि कितनी स्वामी भक्ति है। कुछ और पहले की घटना, गुरुदेव बगीचे में फूल पत्तों के साथ अत्यंत ध्यान से टहल रहे थे। फूल पत्तों को देखते हुए ध्यान से टहल रहे थे। लेखक भी साथ था। वे एक महाशय की बातें करते जा रहे थे। गुरुदेव ने अचानक पूछा कि सारे खोए कहाँ चले गए? एक की भी आवाज सुनाई नहीं देती। इस बात की खबर न तो लेखक को थी, न ही महाशय को थी। लेखक उनको सर्वव्यापी पक्षी समझता था। उस दिन ज्ञात हुआ कि पक्षी भी प्रवासी होते हैं। उसके एक सप्ताह बाद बहुत से खोए दिखाई दिए। दूसरी बार एक सुबह जब लेखक गुरुदेव के पास था, उसी समय एक लंगड़ी मैना फुदक कर चल रही थी। गुरुदेव ने कहा, यह यूथ भ्रष्ट है जो यहीं आकर रोज फुदकती है। गुरुदेव को उसका लंगड़ाहट में एक करुण भाव दिखाई दे रहा था। यदि इस करुणा भाव की बात गुरुदेव न करते तो लेखक उस करुण भाव को समझ ही नहीं पाते। लेखक समझता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाले पक्षी है ही नहीं, वह दूसरों पर अनुकंपा दिखाती है। इसका कारण यह था कि लेखक के कमरे में एक मैना दंपति ने घोंसला बना लिया था और लेखक उनकी गतिविधियों को देख रहा था। मैना इस तरह कभी करुण हो ही नहीं मैना इस तरह भी करुण हो सकती है, लेखक ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। गुरुदेव की बात पर लेखक ने ध्यान से देखा तो उसके मुख पर करुण भाव था। शायद वह विधुर मैना थी जो स्वयंवर सभा से युद्ध में परास्त हो गया था, अथवा मैना थी जो पति को खोकर एकांत विहार कर रही थी। इसकी ऐसी करुण दशा को लक्ष्य कर गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। इस कविता में उन्होंने मैना की उस दशा की चिंता व्यक्त की थी जिसके कारण वह अपने दल से अलग रह रही थी। वह प्रतिदिन संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती और बरामदे में नाच कूद कर चहलकदमी करती। वह लेखक से निडर हो गई थी। वह सोचता था कि समाज में किस निर्वसन पर उसे यह दंड मिला है। कुछ ही दूरी पर कुछ मैनाएं शीर्ष के वृक्ष पर बकझक कर रही थी, पर यह सबसे अलग सहज मन से आकर दाना चुगती, झाड़ियों पर कूदती। उसकी चाल में वैराग्य का भाव भी नहीं है। इस कविता को जब लेखक पढ़ता है तो मैना की करुण मूर्ति उसकी आंखों के सामने घूम जाती है। लेखक की आंखें उस मैना तक नहीं पहुंच सकी, पर गुरुदेव की दृष्टि उसके मर्म स्थल तक पहुंच गई। एक दिन वह मैना उड़ गई। उसका गायब होना कितना करुणाजनक है। तो हमने संपूर्ण गद्यखंड 9th क्लास का देख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।